हेलो बच्चों, मैं हूँ शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। तो चलिए आज की इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। इस क्लास में आप चक्रीय यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद आज की इस क्लास में आप पढ़ेंगे कि इस चक्रीय यौगिकों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार बनाई जाती है। उसके बाद आप सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सीखेंगे, जो आपका है कि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन रिंग में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन। इसका अर्थ हुआ कि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में क्या अंतर है, उसकी संरचनाएं किस प्रकार बनाई जाएंगी। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आपको बताते हैं कि चक्रीय यौगिक क्या होते हैं। तो पहले उसके लिए आपको पिछला थोड़ा सा रिवीजन करना होगा, इसलिए यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को भी देखें और इस क्लास को कंटिन्यू करें। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास में आपको किस प्रकार समझ में आएगा, ये मुझ पर निर्भर करता है। मैं आप सभी को अच्छा सा अच्छा तरीका बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है, जब किसी कार्बनिक यौगिक में कम से कम एक श्रृंखला चक्रीय हो। चक्रीय का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं कि जैसे कि कोई एक गोला बना दिया जाए तो ये चक्रीय हो गया है ना। तो इसी तरीके से अगर आपने पिछली क्लास में पढ़ा कि एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, आपने इस तरीके से पढ़ा था कि अगर ये तीन कार्बन होते हैं और इनके पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन हो, कहीं भी डबल बॉन्ड ना हो, मतलब कहीं भी द्विबंध ना हो और त्रिबंध ना हो, तो इसका नाम यदि आपसे पूछा जाए तो आप इसका नाम क्या बताएंगे। आप कहेंगे कि सर इसका नाम प्रोपेन होगा, क्योंकि इसमें आपके तीन कार्बन हैं। तो एक, दो और तीन कार्बन यहाँ पर हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपने जाना कि इसे प्रोपेन कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या तीन है। तो इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं, इन्हीं तीनों कार्बन को आप ये मान लीजिए कि आपके ये तीन कार्बन थे, ये आपका पहला कार्बन है, ये आपका दूसरा कार्बन है और ये आपका तीसरा कार्बन है। तीनों को हमने इस प्रकार जोड़ दिया है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक इस तरफ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये सीधी श्रृंखला बनी हुई है। अब हम सीधी ना करके इसको इस प्रकार बना दें तो ये कैसी श्रृंखला हो जाएगी, ये सीधी नहीं होगी, ये चक्रीय हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने इन तीनों कार्बन को एक ट्रायंगल के रूप में चेंज कर दिया। तो ये श्रृंखला कैसी बन जाएगी, ये श्रृंखला बन जाएगी हमारी चक्रीय। तो ये प्रोपेन था, अब साइक्लोप्रोपेन आ जाएगा। मतलब साइकिल जो वर्ड यूज हुआ है वो साइकिल वर्ड आपका चक्रीय वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस कार्बन को हम एक ऐसे बना दें, उसके बाद दूसरा कार्बन ऐसे बना दें और तीसरा कार्बन ऐसे बना दें। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने क्या बोला कि इसका नाम प्रोपेन है ना। अब प्रोपेन से हमें प्रोपेन नहीं चाहिए, हमें साइक्लोप्रोपेन चाहिए, हमें चक्रीय यौगिक बनाना है। तो आप क्या करेंगे कि इन तीनों कार्बन को लेंगे और तीनों कार्बनों को हम लोग कैसे जोड़ देंगे, जैसे हमने आपको बताया कि ये सीधा हो और हमने इसको ट्रायंगल के रूप में चेंज कर दिया। इसको तो ट्रायंगल के रूप में चेंज कर दिया, लेकिन जब चार कार्बन होंगे तब क्या होगा उसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए। तो ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। उसके बाद अब इन सभी को आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। देखिए ये कार्बन इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया और फिर ये इससे जुड़ गया, मतलब तीनों को आपस में जोड़ दिया गया। अब आपको पता है कि इस कार्बन के पास अभी दो बॉन्ड है, एक और एक, दो। तो एक बॉन्ड अभी खाली है। चाहे आप जैसे बना सकते हैं उसको, आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जैसा आपका डायग्राम आपको अच्छा लगे। तो इस तरह से हमने हर कार्बन के पास चार चार बॉन्ड बना दिए हैं। अब इसके पास आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने आप क्या बना दिया है, हमने बना दिया है आपका जो है प्रोपेन से कौन सा बना दिया है, साइक्लोप्रोपेन बना दिया है, क्योंकि हमने इसको साइकिल के रूप में लिख दिया है। तो साइक्लोप्रोपेन आप बनाना सीख गए होंगे, क्योंकि आप प्रोपेन बनाना पहले से जानते हैं। तो इस तरीके से प्रोपेन से साइक्लोप्रोपेन बना। अब ब्यूटेन से हम लोग साइक्लोब्यूटेन बनाना सीखते हैं। तो एक कार्बन लिया, फिर दूसरा कार्बन लिया और तीसरा कार्बन लिया। देखिए अपने कॉपी पे आप कैसे नोट करेंगे इसे, बिल्कुल जितना मैंने ऊपर लिख दिया है यहाँ तक नोट कर लेंगे। फिर यहाँ पर लिख लेंगे कि साइक्लोप्रोपेन की संरचना, और इसे बनाएंगे। उसे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपको पिछला बताया जा रहा है कि उससे ये कैसे आया, उसे हम मिटा देंगे, है ना। अभी उसके बाद देखिए ये क्या बना दिया गया, ये अभी हमने चार कार्बन बना दिए।
और 4 कार्बन जब होते हैं तो ब्यूट वर्ड का यूज होता है, ये सब भी मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है। तो ब्यूट वर्ड का अगर यूज होता है तो इसका मतलब 1 2 3, 3 इसके पास और एक ये हो गया 4 5 और देखिए ये 6, मतलब 1 2 3 4। हर कार्बन के पास 4 4 बॉन्ड होने चाहिए, 4 4 बंध होने चाहिए। उसके बाद हमने इसको क्या दे दिया है, हाइड्रोजन दे दिया है। तो आप देख रहे हैं ये हमने क्या बना दिया है, ये तो हमने ब्यूटेन बना दिया है। अब इस ब्यूटेन से हम क्या बनाएंगे, इस ब्यूटेन से हम साइक्लोब्यूटेन बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप इन चारों कार्बन को इस प्रकार लिख दीजिए, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा, और उसके बाद इन सभी को आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। तो मैंने सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब हर कार्बन के पास कितने कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो हमने एक इधर लगाया, एक इधर कर दिया, एक ऐसे किया, दूसरा ऐसे कर दिया। समझ रहे हैं ना आप कि कैसे किस प्रकार हम बना रहे हैं, इस तरीके से हमने बना दिया। एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया और एक इधर और एक इधर। इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार हमने ब्यूटेन, ये क्या था, ये हमारा ब्यूटेन था, और ये आपने क्या बना लिया है, हम अंदर लिख लेते हैं, आप बाहर ही लिख लीजिएगा, क्या बना दिया है, साइक्लोब्यूटेन बना दिया है ना। तो ब्यूटेन से क्या बन गया, साइक्लोब्यूटेन बन गया। तो क्लियर हो गया कि ये साइक्लो वर्ड आपका साइकिल से आया है। साइकिल का मतलब होता है आपका चक्रीय और कंपाउंड का मतलब यौगिक। तो इस प्रकार आपने साइक्लोप्रोपेन बनाना सीख लिया, साइक्लोब्यूटेन बनाना सीख लिया। लेकिन आपके एग्जाम में तो साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। तो अब हेडिंग डालेंगे आप कि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में अंतर, और उसके बाद अब हम आपको बताना शुरू करते हैं। लेकिन पूरी ये डेफिनेशन हम पहले आपको क्लियर कर देते हैं। जब किसी कार्बनिक यौगिक में कम से कम एक श्रृंखला चक्रीय होती है तब उसे क्या कहते हैं, चक्रीय यौगिक कहते हैं। चक्रीय यौगिकों में एक कार्बन दूसरे कार्बन से सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है। और ये सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, इसके बारे में हम आपको 1-2 क्लास जो है पहले दे चुके हैं कि सहसंयोजक बंध किस प्रकार बनता है। कार्बन और कार्बन के बीच में सदैव सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो इस तरह से, और इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे कि आपका साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन और उसके बाद क्या, बेंजीन और आदि। इस तरीके से आप लिख सकते हैं अपने पेपर में उदाहरण ऐसे कि साइक्लोप्रोपेन ये क्या हो गया है, ये भी आपका चक्रीय है, और साइक्लोब्यूटेन ये भी आपका चक्रीय है। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में क्या डिफरेंस है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अपनी कॉपी पे जो है लाइन खींचकर लिख लीजिएगा, एक तरफ साइक्लोहेक्सेन, दूसरी तरफ लिख लीजिएगा आप बेंजीन। और इसे कैसे करते हैं आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इधर हमने लिख दिया साइक्लोहेक्सेन, क्या लिख दिया, साइक्लोहेक्सेन, और इधर लिख देते हैं हम बेंजीन। इसमें डिफरेंस पूछा जाता है, दोनों की संरचनाएं पूछी जाती हैं, और पूछते हैं कि 1-2 अंतर इसमें हम लोगों से पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, और इसमें भी पहला पॉइंट, इसका पहला पॉइंट जो होगा वो हम संरचना इसकी बनाकर दिखाते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार बनेगी और इसकी संरचना किस प्रकार बनेगी। दोनों की संरचना हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार इनकी संरचना बनेगी। अब देखिए साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का मतलब ये हुआ कि इसमें 6 कार्बन होंगे, क्योंकि हेक्स वर्ड का यूज हम तभी करते हैं जब उसमें 6 कार्बन होते हैं। तो हमने क्या किया, 6 कार्बन बनाना शुरू किया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, फिर ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, और ये 5वां और ये 6ठा। 6 कार्बन हमने ऐसे बना दिए। इन 6 कार्बन को आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, क्योंकि हेक्सेन वर्ड का यूज आया है, हेक्सीन वर्ड का यूज नहीं हुआ है। देखिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि हेक्सेन वर्ड का यूज हुआ है, हेक्सीन वर्ड का यूज नहीं हुआ है। तो अब क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड से हमने जोड़ दिया। अब आपको पता है कि प्रत्येक कार्बन के पास 4 4 बॉन्ड होते हैं, और यहाँ तो प्रत्येक कार्बन के पास डबल डबल बॉन्ड है। तो हमने क्या किया, इसके पास 1 और 2, फिर एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ऐसे देना हमने बॉन्ड को शुरू कर दिया। क्लियर है इतनी बात, आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद एक एक हाइड्रोजन दे दिया गया है, सबको एक एक हाइड्रोजन दे दिया गया है। इस प्रकार ये जो स्ट्रक्चर बन गई है, ये किसकी बन गई है, ये साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर बन गई है। किसकी स्ट्रक्चर बन गई है, साइक्लोहेक्सेन की। तो आपने देखा कि ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 और 6 कार्बन हो चुके हैं, और इन 6 कार्बन से जो है मिलकर क्या बना दिया है हमने, साइक्लो
हेक्सेन बना दिया है। अब हम कुछ बात करें कि इसमें दूसरा पॉइंट, आप देख रहे हैं इसमें कितने हाइड्रोजन है, जरा काउंट करके मुझे बताएं कितने हाइड्रोजन है। आप कहेंगे सर 12, मतलब 12 हाइड्रोजन है ना, क्योंकि एक कार्बन के पास 2 हैं। तो हम लिख देंगे कि इसमें जो कार्बन परमाणु होता है, इसमें कार्बन परमाणु कितने होते हैं, 6 होते हैं, जबकि आपके जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 12। जबकि हाइड्रोजन परमाणु, मतलब इसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं, 12 होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु 12 होते हैं। तो इस तरीके से आपके जो कार्बन एटम है वो कितने हैं, 6 है। इसमें कार्बन परमाणु कितने होते हैं, 6 होते हैं, और जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब इसी प्रकार हम इसकी बात करें, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए कार्बन, और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, उसको भी बताएंगे। एक ऐसे बना दिया बॉन्ड, ऐसे बना दिया, इधर कर दिया, इधर कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है कि ये क्या बन गया है, साइक्लोहेक्सेन बन गया है। जहाँ जहाँ पे मुड़ा है वहाँ वहाँ पे कार्बन है और हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस है। तो आगे चलकर आप इसी प्रकार से पढ़ेंगे, तो फिलहाल अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसकी बेंजीन की संरचना बनाते हैं। देखिए कैसे बनती है। इसमें भी 6 ही कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 और 5, और ये हो गया आपका 6वां कार्बन। कितने कार्बन हो गए, टोटल हो गए आपके 6 कार्बन। अब इन 6 को आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। देखिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इन 6 को आप किससे जोड़ दीजिए, सबको आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। तो मैंने सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब जब आपने सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया है तो ये तो साइक्लोहेक्सेन जैसा बन गया, लेकिन इसमें एक अल्टरनेट कार्बन पर क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अब अल्टरनेट कार्बन क्या है, एक कार्बन को छोड़कर दूसरे के पास डबल बॉन्ड, फिर एक को दूसरे को छोड़कर तीसरे के पास डबल बॉन्ड। इसका मतलब हम कहीं से भी अगर शुरुआत करें, इस कार्बन को देखें और इसके पास कौन सा बॉन्ड लगा दे, डबल बॉन्ड लगा दे। अब इस कार्बन को छोड़ दिया, फिर अब इसके पास आए, इसके पास भी हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर इसको छोड़ दिया और देखिएगा इसको छोड़ा और इसके पास डबल बॉन्ड लगा दिया। मतलब एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल बॉन्ड ऐसे लग जाता है। क्लियर है इतनी बात। अब ध्यान से आप देखें तो प्रत्येक कार्बन के पास 3-3 बॉन्ड हो गए हैं। कितने बॉन्ड हो गए, 3-3 बॉन्ड हो गए हैं। अब क्या किया हमने, इन सबके पास अगर 3-3 बॉन्ड हैं तो एक एक बॉन्ड की क्या है, कमी है। हमने एक एक बॉन्ड और बना दिया। इतनी चीज़ क्लियर हो रही होगी कि एक एक बॉन्ड क्यों बनाया गया, क्योंकि प्रत्येक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होंगे। क्लियर है यह चीज़। उसके बाद अब एक एक हाइड्रोजन लगा दिया हमने, एक एक हमने हाइड्रोजन लगा दिया। तो एक एक सबके पास जब हमने हाइड्रोजन लगा दिया तो इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बन के आती है वो किसकी स्ट्रक्चर होती है, बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है। और इसे आप साइक्लोहेक्सेन क्या कह सकते हैं, इस बात का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब आप नहीं बता पाएंगे तब हम आपको इस बात का जवाब बताएंगे। तो देखिए आप, एक ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। आपने देखा कि एक अल्टरनेट कार्बन के पास, मतलब एक के पास डबल है, फिर दूसरे को छोड़ा। इसे या करके ऐसे भी बनाया जा सकता है, एक ये, फिर इधर, फिर इधर, फिर उसके बाद इधर, फिर ऐसे और फिर ऐसे। आपने देखा यहाँ डबल बॉन्ड था तो यहाँ भी हमने ऐसे डबल कर दिया, यहाँ पे डबल था तो यहाँ भी डबल कर दिया, और यहाँ भी डबल था तो यहाँ भी डबल कर दिया। अब आपकी इच्छा होती है, आप इसको सिंगल करना चाहते हो तो फिर यहाँ डबल होता, यहाँ डबल होता, यहाँ डबल होता, ऐसा भी आप कर सकते हैं। या करके इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब ये किसी भी प्रकार से आपको मिल सकता है। लेकिन जो फर्स्ट वाला टाइप हमने लिखा है, आपको सिर्फ अभी इसी पे ध्यान देना है। तो चाहे तो ये बनाएं और चाहे तो ये बनाएं, दोनों के दोनों बेंजीन की स्ट्रक्चर ही हैं। आपको ऐसे आगे चलकर पढ़ने को मिलेगा जब आप 10th क्लास से आगे बढ़कर फर्स्ट ईयर क्लास में जाएंगे। तो क्लियर है इतनी चीज़ कि साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी और बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। अब इसमें देखते हैं, इसमें हम लोग डिफरेंस ढूंढना शुरू करते हैं। आपने इसमें देखा था कि इसमें कार्बन परमाणु कितने थे, 6। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी कार्बन परमाणु 6 हैं। इसमें भी कार्बन परमाणु कितने हैं, और ज़रा बताइए मुझे हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं। इसमें भी कार्बन परमाणु कितने हैं, वो टोटल के टोटल कितने हैं, 6 हैं। जबकि हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 6 होते हैं। मतलब हाइड्रोजन भी कम होंगे, हाइड्रोजन कम होंगे और कार्बन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गई और बेंजीन की भी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई। और बहुत सारे डिफरेंस हैं, लेकिन वो कुछ पूछे नहीं जाते हैं, सिर्फ आपको इसकी स्ट्रक्चर ही बतानी होती है।
तो अभी आपने पढ़ा कि जो है चक्रीय यौगिकों का निर्माण किस प्रकार करते हैं और ये साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में क्या अंतर होता है। अब आप पढ़ने जा रहे हैं कि समव्यवता क्या है और इसे उदाहरण सहित समझाइए। मतलब एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म, गिव द एग्जांपल्स। मतलब हमारी समव्यवता क्या है और इसे उदाहरण सहित समझाइए। कोई भी एक यौगिक आपको दे दिया जाएगा, कहेगा कि आप इसके 2 समव्ययी बनाकर दिखाइए। तो इस क्लास में आपको पूरा जो टॉपिक है ये समव्यवता ये अच्छे से क्लियर करके मिलेगा। तो चलिए अब शांति बनाए रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। लिखा है कि किन्हीं 2 यौगिकों के अणुसूत्र समान हो। अब अणुसूत्र क्या होता है इसकी बात करते हैं। मान लीजिए आपको हम कुछ बनाकर दे देते हैं, हमने कहा कि आप ब्यूटेन बनाइए। बात को मेरी क्लियर बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आपने कहा कि एक कार्बन, दूसरा कार्बन, फिर आपने कहा तीसरा कार्बन और आपने कहा ये चौथा कार्बन। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन भी हम लोग लगा दें, देखिए बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आज के बाद कभी भी समव्यवता में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये इस क्लास के बाद आपको फील होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये हमने क्या बना दिया है, ये हमने ब्यूटेन बना दिया है। हमने कहा कि इसका अणुसूत्र क्या होगा, तो आपने कहा कि सर इसमें 4 कार्बन थे तो C4 हो गया। हाइड्रोजन जरा काउंट कर लीजिए, आपने कहा कि सर इसमें 10 हाइड्रोजन है, चाहे देख लीजिए 2 और 2 4 और 6 लास्ट में 6 3 इधर 3 उधर, मतलब टोटल 10 हो गए हाइड्रोजन। इस तरीके से इसका जो अणुसूत्र होगा वो कितना होगा, C4 और H10, ये इसका अणुसूत्र हो गया। बहुत ध्यान से क्लियर समझिएगा, ये क्या हो गया, अणुसूत्र हो गया। लेकिन हमने कहा नहीं, इसी अणुसूत्र को लेकर कोई और स्ट्रक्चर मुझे बनाकर दिखाइए जिसका नाम ब्यूटेन ना हो, कुछ और नाम हो। तो आपने सोचा और दिमाग लगाया कि क्या ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए कोशिश करते हैं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। अब आपने क्या किया कि कहीं भी एक बॉन्ड और लगाया। अब आपने अगर इधर लगा दिया तो इधर कार्बन हो जाएगा। अब गिनती इधर से होगी तो इसको नंबर मिल जाएगा, इसको इसको इसको, मतलब ये सीधी स्ट्रक्चर ही तो होगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि अगर ये कार्बन इधर ही जोड़ दिया जाए तो भी उसकी नंबरिंग हो जाएगी। अगर हम इसको ऐसे, मतलब इसको हमने नीचे अगर झुका दिया होता तब भी सेम ही नाम होता, ब्यूटेन ही होता। इसलिए आप इसको किनारे नहीं जोड़ सकते, ना तो इस किनारे ना ही उस किनारे। कहाँ जोड़ना पड़ेगा आपको, अब बीच में ही आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने बीच में इसको जोड़ा तो ये ब्यूटेन नहीं होगा, क्योंकि अब ये इसकी शाखा बन गई है। अगर आपने यहाँ जोड़ा होता तो शाखा नहीं बनती, हम नंबरिंग उधर से करते हुए आते, हमें कोई चौराहा नहीं मिलता। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, पिछली क्लासेस से रिलेट कीजिए कि हमें कोई भी 2 डायरेक्शन नहीं मिलती, क्योंकि आप जब इधर से चलना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4, कहीं कुछ आपको प्रॉब्लम हुई कि कोई दूसरा रास्ता मिला, लेकिन इसमें समझने की कोशिश कीजिए। 1 2, अब मेरे पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, उधर जाएं या फिर नीचे आएं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो अब अगर उधर जाएं या नीचे आएं तो मतलब ये शाखा हो गई, या उसे आप शाखा मान लीजिए, इसको 3 नंबर कार्बन दे दीजिए। तो हमने क्या किया, ऐसे जोड़ दिया। अब इसके पास हाइड्रोजन देना शुरू करते हैं, तो इधर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, फिर उसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक इधर, यहाँ भी कितना हाइड्रोजन, 1 2 और 3 हाइड्रोजन। क्लियर बात समझ में आ गई। जरा काउंट कीजिए कार्बन कितने हैं, आपने कहा सर 4 ही कार्बन तो हैं, इसका मतलब 4 कार्बन हो गए। अब जरा आप काउंट कर कर मुझे बताइए कि हाइड्रोजन कितने हैं। आप कहेंगे सर 10 ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पर देखा आपने तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 10। इसका मतलब आपने देखा कि इसका अणुसूत्र बिल्कुल इसके बराबर ही आया है, जो इसका अणुसूत्र है वो जो इसका अणुसूत्र है, दोनों सेम सेम हो गए। तो अणुसूत्र तो समान है लेकिन इनका नाम अलग है। इसका नाम ब्यूटेन है और इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं। इसका नाम क्या होगा, 1 2, आपको लग रहा क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा अभी इसको, 1 2 3, इतने का नाम क्या होगा, इतने का आप कहेंगे प्रोपेन। और ये जो जुड़ गया है ये क्या है, CH3 है। मतलब ये CH3 और ये प्रोपेन। तो CH3 अगर शाखा के रूप में जुड़ा होता है तो मैंने आपको बताया है उसका नाम मेथिल लिखते हैं। तो इतने का नाम मेथिल हो गया, तो हमने क्या लिख दिया, मेथिल लिख दिया। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, इतने का नाम क्या हो गया जिसमें नंबरिंग की थी, इसका नाम प्रोपेन हो गया। तो मेथिल प्रोपेन नाम हो गया। लेकिन मेथिल कितने नंबर वाले कार्बन के पास जुड़ा है, 2 नंबर के पास। तो मतलब
2 मेथिल प्रोपेन इसका नाम हो गया। अब आप खुद ही सोचिए कि ये एक उदाहरण देखा आपने और ये आपने एक उदाहरण लिखा अभी पहला उदाहरण। पहले में आपने देखा कि ब्यूटेन और देखिए ऐसे ही लिखिएगा कॉपी में कि ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन दोनों का अणुसूत्र C4H10 होता है, परंतु इन दोनों की संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। अगर इन दोनों की संरचनाएं भिन्न भिन्न होगी, अब आप ऐसे समझिए हम तो ठहरे दुबले पतले, आप ठहरे मोटे, हो सकता है मोटे ही हो, तो क्या हुआ कि हम तो ठहरे दुबले पतले, आप ठहरे मोटे, लेकिन मेरी लंबाई ज़्यादा है, आपकी लंबाई थोड़ी सी कम है। इसका मतलब जितना वजन आपका है उतना ही वजन मेरा है। इतनी बात क्लियर। हम दोनों का अणुसूत्र तो समान है, लेकिन मेरी स्ट्रक्चर कुछ और है और आपकी स्ट्रक्चर कुछ और है। इसका मतलब आपके गुण भी कुछ और होंगे, हमारे भी कुछ और होंगे। हम तो बढ़िया एक्टिव होकर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप चुपचाप लेटे वीडियो देख रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसका मतलब अणुसूत्र तो समान है, लेकिन रासायनिक गुण और भौतिक गुण इनके अलग अलग हैं। भौतिक गुण अलग होने का मतलब मेरा कलर कुछ और है, आपका कलर कुछ और है। और रासायनिक गुणों का मतलब क्या है? मैं किसी और से रिएक्शन करता हूँ, आप किसी और से रिएक्शन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो यौगिकों के रासायनिक और भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो परंतु उनका अणुसूत्र समान हो, तो इस घटना को हम लोग समावयवता कहते हैं। समझ में आई इतनी चीज कि समावयवता क्या है? समावयवता वह घटना है जब दो यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, तब यह घटना समावयवता कहलाती है। यौगिकों के भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न होने का जो मुख्य कारण है ना, वो क्या है? वो आपका संरचना है। मतलब संरचना अगर भिन्न भिन्न हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो भौतिक और रासायनिक गुण होंगे वो भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ क्या यौगिक है ना, कंपाउंड क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। क्लियर इतनी चीज कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग लेकिन अणुसूत्र समान हो तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? समावयवता कहेंगे। और इन दोनों यौगिकों को क्या कहेंगे? इन दोनों यौगिकों को कहेंगे समावयवी यौगिक। तो मैंने जैसे आपको बताया था वैसे ही लिख लीजिएगा उदाहरण। एक और उदाहरण की बात करते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में एक नहीं कम से कम 2 उदाहरण लिखने होंगे। एक और उदाहरण लेकर इसे समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एक और उदाहरण हम लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप डिफरेंस दोनों में पता कर पाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा आप पेंटेन बना दीजिए। क्या बना दीजिए? पेंटेन बना दीजिए। तो आपने क्या किया? एक कार्बन लिया, फिर दूसरा कार्बन लिया, फिर तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। इसके पास भी 3 हाइड्रोजन लगा दिए तो हम इसको अब शॉर्ट में लिखे CH3। इसके पास 2 हाइड्रोजन लगा दिए तो CH2 हो गया। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन तो ये CH2 हो गया। फिर उसके बाद इसके पास भी कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन और ये हो गया आपका CH3। देखिए ये पेंटेन बन गया। मैंने इसकी क्लोज्ड वाली स्ट्रक्चर बना दी, ऐसे भी काम चल सकता है। अब इसका अणुसूत्र देखें कितना है। देख रहे हैं? समझिएगा मेरी बात को। इसका अणुसूत्र देखते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, मतलब अणुसूत्र में C5 आना तय। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 6, 3, 9 और 3 इधर थे, कितने हो गए? 12। मतलब C5H और कितना हो गया? 12 हो गया। C5H12 मतलब ये पेंटेन बन चुका है। अब इसका कोई दूसरा समावयवी ढूंढो। मतलब इतना ही मान लगा के C5H10 कोई दूसरा यौगिक बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ध्यान से। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 हो गए। चौथा भी इच्छा करे बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पेंटेन के अभी देखना कितने हो जाएंगे। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, लो ऐसे भी तो बन सकता है ना। आपकी इच्छा नहीं है तो इसको ऐसे मिटाया, ऐसे भी कर सकते हैं। हर तरफ से वही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अणुसूत्र में कोई चेंज नहीं होगा। इसका नाम बताया जाए। देखिए ध्यान से क्या करते हैं? CH3 क्योंकि एक बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन। इसके पास तो देखो बेचारा बीच में संतुष्ट, कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए, सब कुछ बराबर। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने चाहिए? 3 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ भी कितने चाहिए? 3 हाइड्रोजन। और यहाँ भी कितना चाहिए? 3 हाइड्रोजन। 3 3 3 3 कितने हो गए? 12 हुए ना। तो मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए? 5 हो गए। कार्बन कितने हुए? काउंट करो। C5 तो हाइड्रोजन हो गए 12 और कार्बन कितने हो गए? 5। इसका मतलब इसका जो अणुसूत्र था वो भी क्या आ गया है? C5H12। लेकिन इसका नाम पेंटेन था और इनका नाम कुछ और होगा, तो इसका मतलब इनके भौतिक और रासायनिक गुण तो क्या होंगे? अलग अलग। क्लियर है इतनी बात कि भौतिक और रासायनिक गुण इनके अलग अलग होंगे, इसलिए ये एक दूसरे के समावयवी कहलाएंगे। तो अभी तो आप पेंटेन, ब्यूटेन इसमें सीख रहे हैं,
अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, इसमें सीखने की कोशिश करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आप पढ़िएगा, समावयवता के भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि संरचनात्मक समावयवता क्या होती है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलेंगे, अलग अलग टाइप्स मिलेंगे। तो जब संरचना में अंतर हो तो संरचनात्मक समावयवता होती है, तो मतलब आपके कोर्स में संरचनात्मक समावयवता है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा, ऐसे ही IUPAC आपके एग्जाम में आते हैं जिनका नाम लिखना होता है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, नंबरिंग अगर इधर से करेंगे तो 3 कार्बन मिलेंगे। अगर इधर से शुरू करें तो 1 2 3 कार्बन, फिर 1 2 3 कार्बन, कहीं से भी चल लो 3 से ज़्यादा मिलने वाले ही नहीं है, चाहे ऊपर इधर इधर कहीं भी मोड़ लो, हर तरफ 3 3 3। इसका मतलब नंबरिंग करते हैं 1 2 और 3। क्लियर है इतनी चीज़ कि 3 कार्बन होंगे। अब अगर इतने का नाम आपको लिखना होता तो आप कहते हैं सर इसका नाम प्रोपेन हम लिखते। क्लियर है इतनी चीज़ कि इतने का नाम हम लोग प्रोपेन लिखते, लेकिन 2 नंबर पे कौन जुड़ा है? मेथिल। ऊपर भी मेथिल, नीचे भी मेथिल। इसका भी IUPAC नाम मैंने लिखवाया है आप लोगों को। ऊपर भी मेथिल और नीचे भी मेथिल, दोनों तरफ मेथिल ही मेथिल। इसका मतलब मेथिल जुड़ा है 2 बार। कितनी बार जुड़ा है? 2 बार। तो हम क्या लिखें? मेथिल तो लिखें, लेकिन मेथिल मेथिल नहीं लिखेंगे, लिखेंगे डाई मेथिल। डाई वर्ड का यूज कब करते हैं पता है ना? जब 2 बार कोई चीज़ जुड़ी हो तो डाई मेथिल। और कहाँ पे जुड़ी है? 2 पे। तो इसका मतलब 2 पे 1 मेथिल, दूसरा मेथिल भी 2 ही पे जुड़ा है, तो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। क्या ये चीज़ें क्लियर हो गई? बिल्कुल आपको समावयवता तो समझ में आ गई होगी कि अणुसूत्र समान, भौतिक गुण अलग अलग और इनकी स्ट्रक्चर भिन्न होने के कारण ही इनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो चलिए फिर इस क्लास को हम यहीं पर करेंगे समाप्त। अगली क्लास में फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, ताकि आपका चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।